नमस्कार। परख के आज के अंक में हम कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की अवधारणा के बारे में बातचीत करेंगे। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की ये अवधारणा माइकल वॉल्जर के द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो कि एक कम्युनिटेरियन थिंकर हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की इस अवधारणा को समझना चाहते हैं तो हमें कहानी को थोड़ा पीछे ले जाना पड़ेगा। जॉन रॉल्स साहब ने अपनी पुस्तक प्रकाशित की 1970 के दशक के आरंभ में, अ थियरी ऑफ जस्टिस, जिसमें उन्होंने न्याय के सिद्धांत की एक मानकीय अवधारणा प्रस्तुत की, न्याय के कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिसमें मोटे तौर पर बात यह है कि अगर हम कुछ प्राथमिक वस्तुओं का वितरण करें तो हम न्याय को सुनिश्चित कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो राजनीति विज्ञान की पृष्ठभूमि के छात्र या छात्राएं होंगी उन्हें यह पता होगा कि उनके न्याय के सिद्धांत के 3 भाग हैं। सिद्धांत 1 में वो मैक्सिमम लिबर्टी की बात करते हैं। प्रिंसिपल 2 जो डिफरेंस प्रिंसिपल के रूप में आता है, वहाँ पर सामाजिक आर्थिक असमानताओं को इस तरह से व्यवस्थित करने की बात है जिससे कि सबसे खराब स्थिति या हीनतम स्थिति वाले व्यक्ति को अधिकतम फ़ायदा हो। और जो प्रिंसिपल 2B है वो पब्लिक पोस्ट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। अब यहाँ जो समस्या थी कम्युनिटेरियंस की, और जिसमें हम मुख्य रूप से माइकल वॉल्जर पर ध्यान देंगे, वह यह थी कि इस पूरी अवधारणा में यह मान लिया जाता है कि कुछ वस्तुएं हैं और अगर हम उनका वितरण करें सही तरीके से तो हम न्याय को सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी अवधारणा के साथ क्या समस्या है? समुदायवादी मानते हैं कि इसमें जो व्यक्ति की अवधारणा प्रस्तुत की गई है वह ऐसी है मानो कि उस व्यक्ति का अपने समाज से कोई जुड़ाव ही नहीं है। और जो माइकल वॉल्जर हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो गुड्स होते हैं या जो अलग अलग तरह की वस्तुएं होती हैं उनका अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके का या भिन्न भिन्न प्रकार का मूल्य होता है। तो अगर कोई यह सोचे कि वो एक ऐसी नीति बना देगा या एक ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत कर देगा जो हिंदुस्तान के समाज में, अमेरिका के समाज में और अफ्रीका के समाज में समान रूप से लागू हो जाएगा, तो यह पूरी सोच सही नहीं है, क्योंकि अलग अलग समाजों के लोग भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को वरीयता देते हैं। उनके लिए अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग तरह का महत्व होता है। तो ये जो एक पूरी सोच थी, इसके आधार पर जो माइकल वॉल्जर हैं वो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की इस अवधारणा को समझना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह जो एक जनरल थियरी या एक सामान्य सार्वभौमिक सिद्धांत की बात है उससे अलग हटने की बात कर रहा है। और इसका यह मानना है कि जो मनुष्यों की ज़िंदगी होती है वह ज़िंदगी कई सारे दायरों में बटी होती है और हर दायरे की अपनी एक स्वायत्तता, अपनी एक ऑटोनॉमी होती है। और हम यह नहीं कर सकते हैं कि हम एक दायरे के नियम को दूसरे पर लागू कर दें। मिसाल के तौर पर अगर हम आर्थिक जीवन की बात करें तो यह मुमकिन है कि एक उदारवादी समाज में जो आर्थिक जीवन होता है वह तार्किकता के आधार पर और एक्सचेंज के आधार पर काम करता है। लेकिन माइकल वॉल्जर कहते हैं कि हम परिवार के दायरे को इस तरीके से नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर एक्सचेंज के आधार पर काम नहीं होता है, बल्कि लोग एक दूसरे के साथ प्यार, सहयोग और जुड़ाव के माध्यम से काम करते हैं। उसी तरीके से एक दायरा राजनीति का हो सकता है या राजनीति का होता है, जहाँ पर लोग आपस में प्रतियोगिता करते हैं। लेकिन अगर हम उस दायरे में परिवार के जो नियम हैं उनको ला दें, या जो आर्थिक दायरे का महत्व है कि आर्थिक दायरे से कुछ लोगों के पास संपत्ति अर्जित होती है, उन्हें यह छूट दे दें कि वो राजनीति के दायरे को प्रभावित करें, तो यह सही नहीं होगा। माइकल वॉल्जर इसे एक तरीके से निरंकुशता की स्थापना का मार्ग मानते हैं। वॉल्जर का यह कहना है कि जो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी होती है उसमें समाज के जो अलग अलग दायरे हैं उन सभी दायरों के भीतर जो नियम काम करते हैं उनको महत्व दिया जाता है और दिया जाना चाहिए, तभी वो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी स्थापित हो पाएगी। अगर हम यह करते हैं कि हम एक सामान्य नियम बना देते हैं पूरे समाज के लिए तो उससे चीज़ें काम नहीं करेंगी। और माइकल वॉल्जर यह कहते हैं कि अगर एक जो दायरा है वह दूसरे दायरे को प्रभावित करता है तो यह भी समाज के लिए अच्छा नहीं है, इससे भी एक तरीके की निरंकुशता आएगी। यह कैसे हो सकता है? अब जैसे अगर हम अपने देश को देखें तो सीधे तौर पर हम निरंकुशता के अस्तित्व को नहीं देखेंगे, लेकिन हम अपने जीवन के कई सारे दायरों को देखते हैं।
मिसाल के तौर पर एक राजनीतिक जीवन का दायरा है। अब अगर हम यह देखें कि लोग परिवार के मूल्यों के आधार पर राजनीति कर रहे हैं तो निश्चित रूप से राजनीति के क्षेत्र में हमें गड़बड़ी दिखती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई पार्टी है और उसमें यह मान लिया जाता है कि वह पार्टी एक परिवार की संपत्ति है, और हमारे देश में ऐसे तमाम दल हैं जहां पर परिवार का जो एक वर्चस्व है वो एक पार्टी में है, और हम कांग्रेस पार्टी से लेके राष्ट्रीय जनता दल से लेके अकाली दल तक, शिवसेना तक अनगिनत पार्टियों के नाम इसमें ले सकते हैं। और जो पार्टियां जैसे भारतीय जनता पार्टी से मुक्त होने का दावा करती है, वहां भी ऐसा उदाहरण होता है कि पिता के बाद पुत्र को सीट मिल जाती है। तो जब ये स्थिति होती है कि राजनीतिक पद जो है वह ऐसे ट्रीट किया जाने लगता है मानो कि वह पारिवारिक पद है, तो निश्चित रूप से यहाँ टिरेनी या निरंकुशता तो नहीं आ रही है, पर लोकतांत्रिक जीवन का क्षरण हो रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर हम आर्थिक दायरे की जो शक्तियां हैं उन्हें यह अनुमति देते हैं कि वो राजनीतिक जीवन को प्रभावित करें या वो पारिवारिक जीवन को प्रभावित करें, तो उससे इन दोनों दायरों के भीतर के जो मूल्य हैं वो तहस नहस हो जाएंगे और वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा माइकल वॉल्जर मानते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यह कहें कि जिसके पास जितना पैसा होगा वह राजनीति में उतना ज़्यादा वर्चस्व स्थापित कर पाएगा, अपने देश के चुनावों में हम इस उदाहरण को देख सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र स्थापित हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जो माइकल वॉल्जर साहब हैं उनका जो पूरा कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का सिद्धांत है वह यूनिवर्सलिटी का विरोध करता है और बहुत ही रोचक अवधारणा हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जिसमें कि वह हमें इस बात के लिए सजग भी करते हैं कि हम इस बात को महसूस करें कि हमारे जीवन के जो अलग अलग दायरे हैं उनमें जो असमानता के स्वायत्त नियम हो सकते हैं वो लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। वॉल्जर के विचारों में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है, जैसे वो यह कहते हैं कि कुछ दायरे होते हैं जो कि डेजर्ट यानी कि रिवॉर्ड के आधार पर काम करते हैं, कुछ एक्सचेंज के आधार पर काम करते हैं, कुछ सिक्योरिटी और वेलफेयर के आधार पर काम करते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो सिक्योरिटी और वेलफेयर है वो हर किसी को प्राप्त होना चाहिए, और यानी कि इसमें मुख्य रूप से वो जो मेडिकल सुविधाएं हैं या शिक्षा है उसकी चीज़ को लेकर आते हैं। और वो यह भी मानते हैं कि एक दायरे का जो मूल्य होता है वो स्टैटिक नहीं होता है, वो जड़ नहीं होता है, वो स्थिर नहीं होता है, वह बदलते रहता है। तो उन्होंने ये कहा अमेरिका के संदर्भ में कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो एक सिक्योरिटी के रूप में है जो सबको मिलनी चाहिए, शिक्षा जो है वो वेलफेयर और सिक्योरिटी के रूप में है जो सबको मिलनी चाहिए। इसमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि किसकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो इस लिहाज से वो एक प्रोग्रेसिव रूप में अपने कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के विचार को रखते हैं, और हम इसके माध्यम से अपने समाज की कई विसंगतियों को पहचान सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे समाज में मेडिकल सिक्योरिटी नहीं है, जो जितना अमीर होता है उसके लिए उतनी अच्छी सुविधा होती है, अस्पतालों की जो जितना अमीर होता है उसके लिए उतनी ज़्यादा सुविधा होती है, शिक्षा की, और राजनीति के क्षेत्र में किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं वो भी हम देख सकते हैं, फिल्मी जगत में किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं वो भी हम देख सकते हैं कि जो अलग अलग दायरे हैं उनके भीतर एक तरीके का घालमेल हम अपने समाज में देखते हैं। लेकिन माइकल वॉल्जर साहब का जो ये पूरा विचार है उसकी कुछ बुनियादी कमियां भी हैं। मिसाल के तौर पर माइकल वॉल्जर जो सिक्योरिटी और वेलफेयर को हर किसी को देने की बात करते हैं उसका एक स्थिर अर्थ नहीं है, और इस तरफ एमी गटमैन और डॉकिन ने अपना इनका ध्यान भी दिलाया, इसकी एक आलोचना भी प्रस्तुत की। दूसरे स्तर पर हम ये देख सकते हैं कि कई बार जब डॉकिन ये कहते हैं कि जो अलग अलग दायरे हैं उनके मूल्यों को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, तो इसमें ऐसी स्थिति आ सकती है कि जो कंजर्वेटिव वैल्यूज़ हैं, जो रूढ़िवादी मूल्य हैं, उन्हें भी इस आधार पर सही ठहराया जाए कि भाई ये तो हमारे इस दायरे का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल कोई ये कह सकता है कि ये हमारे धार्मिक दायरे का मसला है, आप इसमें दखलंदाजी मत कीजिए। तो ये एक समस्या के रूप में आ सकती है। परिवार के स्तर पर नारीवादियों ने काफ़ी तीखी आलोचना प्रस्तुत की माइकल वॉल्जर की। जैसे कि माइकल वॉल्जर यह तो मानते हैं कि कोई भी मूल्य परिवार के भीतर भी ऐसा नहीं है जो कि स्टैटिक है, जड़ है, उसमें बदलाव होता है। लेकिन जैसे कि सूजन मुलर ओकिन ने दिखाया, और हम भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अलग अलग समाजों में और पश्चिमी समाज में भी जिसको ध्यान में रखकर वो अपना लेखन कर रहे हैं, वहाँ पर परिवार के भीतर बहुत तरह की असमानताएं हैं। और सूजन मुलर ओकिन का यह तर्क है कि अगर हम उन असमानताओं को स्वीकार कर लेते हैं ये कहते हुए कि परिवार के दायरे की बात है और इसमें बदलाव होगा भी तो धीरे धीरे होगा,
तो ये जो असमानताएं हैं वो बाद में दूसरे क्षेत्रों में भी उभर कर सामने आ सकती हैं या आती हैं। मिसाल के तौर पर अगर पुत्र को या बेटे को पढ़ने का ज़्यादा मौका मिलता है तो बाद में आर्थिक क्षेत्र में भी उसे ज़्यादा शक्ति मिलेगी। यदि पुत्र को बाहर जाने का, अच्छे से बोलने का अभ्यास कराने पर माता पिता ध्यान देते हैं तो बाद में वही राजनीति में भी ज़्यादा आगे जाता है, और जो महिला या लड़की होती है वो लगातार असमानता का सामना करती रहती है। तो इस लिहाज से ये जो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की पूरी अवधारणा है उसकी आलोचना भी काफ़ी मजबूत तरीके से की गई है, और इसकी कुछ समस्याएं समुदायवादियों की जो बड़ी समस्याएं हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है, और मैं इसी सोच के साथ इस पर आपके सामने विचार रख रहा था कि हम कम से कम कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी जैसी अवधारणा के माध्यम से अपने समाज या अपने देश के भीतर जो एक अलग अलग दायरों का घालमेल है, और जिस तरीके से एक दायरे में जो किसी व्यक्ति की स्थिति है और दूसरे दायरे में उसकी स्थिति को मजबूत बनाती है, उसे हम ज़्यादा साफ तरीके से समझें। और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम जो एक सार्वभौमिक तो हम नहीं कहेंगे, पर अलग अलग दायरों के लिए जो नियम हो वो वहाँ के स्तर पर ऐसा हो कि वो दूसरे दायरों से स्वायत्त हो। यानी कि अगर एकेडमिक्स में कोई आना चाहता है तो उसे जॉब मिलना या उसे स्थान मिलना उसकी योग्यता, उसके मेहनत पर निर्भर होना चाहिए, ना कि इस पर कि वह किस राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ है। तो मुझे ये कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की अवधारणा इसलिए बहुत रोचक लगती है कि इससे हम अपने समाज की विसंगतियों को काफ़ी साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। मुझे उम्मीद है कि पढ़ के इस अंक में जो मैंने एक छोटी चर्चा प्रस्तुत की कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के बारे में, उसके माध्यम से आप कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी या जटिल समानता की एक आम फहम समझ बना पाए होंगे, और आप इसके माध्यम से अपने आसपास के जीवन का विश्लेषण करने और उसकी एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। परख के अगले अंक में हम मिलेंगे और किसी अन्य राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।